साथियों नमस्कार। लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इस कोरोना के संकट में निश्चित रूप से आप सभी स्वयं, आपके परिजन और आपके सभी जानने वाले, आपके सभी नातेदार, रिश्तेदार और कौशाम्बी लोकसभा के सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों निश्चित रूप से लॉकडाउन का पालन करते हुए स्वयं भी सुरक्षित होंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सबको सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे होंगे। ये कोरोना महामारी संकट के समय देश और मानव के सामने सबसे बड़ा संकट है इस महामारी से बचना और लोगों को बचाना, जब तक इसकी दवा कोई नहीं बन जाती। और जैसा कि आज तक पूरे दुनिया ने ना तो इस पर कोई दवा बनाई है और ना ही कोई वैक्सीन अभी तक बना पाए हैं, तो कोरोना से जो बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है स्वयं भी जागरूक रहिए, लोगों को भी जागरूक करते रहिए। लोगों को फेस कवर के लिए स्वयं भी फेस कवर का उपयोग कर रहे होंगे और लोगों को भी फेस कवर के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। साथ ही साथ सामाजिक दूरी का स्वयं भी पालन कर रहे होंगे और समाज के लोगों को भी सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए आप निश्चित रूप से प्रेरित कर रहे होंगे। आप सभी का ये प्रयास है कि यह पूरे दुनिया में कोरोना जिस गति से बढ़ा है, हमसे छोटी छोटी जनसंख्या वाले देश, हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत देश, हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत देश आज इस कोरोना संकट के समय जिस तरह से घुटने पर हैं, अगर आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस कोरोना के संकट में पूरी लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका प्रयास, आपकी मेहनत और इस लड़ाई को जीतने की जो आपकी वचनबद्धता है, उसी के कारण आज दुनिया के अन्य देशों के तुलना में चाहे संक्रमण के प्रति लाख संक्रमण हो, चाहे प्रति लाख मौत की दरें हो, सब मामले में भारत का बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही साथ जब ये कोरोना संकट शुरू हुआ उस समय देश में एक भी लैब या एक भी केंद्र ऐसा नहीं था जहां पे कोरोना की जांच की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो से शुरू करके आज देश में लगभग 632 लैब की स्थापना की जा चुकी है, जहां पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन जांच हो रहे हैं। साथ ही साथ पीपी किट जब देश में एक भी नहीं था, आज हम लगभग 5 लाख से ज़्यादा पीपी किट हम प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं। और यह पीपी किट केवल अब अपने उपयोग नहीं, पूरे दुनिया को निर्यात करने के लिए, पूरे दुनिया में मानवता को बचाने के लिए, पूरे दुनिया की मानव सेवा के लिए हम लोग इसको निर्यात करने भी जा रहे हैं। वेंटिलेटर अपने देश में थे, लेकिन कोरोना महामारी के आवश्यकता के अनुसार नहीं थे, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बहुत सारी कंपनियों ने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया, जिसका परिणाम है कि आज हम स्वयं के लिए तो स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो वेंटिलेटर बना ही रहे हैं और देश और दुनिया की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम निर्यात करने के स्थिति में पहुंच गए हैं। साथियों, मुझको पूरी तरह से विश्वास है और जिस तरह से देश के लोगों ने इस कोरोना के संकट के समय
पूरे मानव समाज की सेवा की है। उसमें कौशाम्बी लोकसभा के सभी मेरे बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान और सभी मेरी माताओं बहनों ने निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस कोरोना संकट के समय जो देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने 5 चीज़ों का आह्वान किया था, जिनको आवश्यकता है उनको भोजन देने के लिए, दूसरा फेस कवर के लिए, तीसरा कोरोना वॉरियर के सम्मान के लिए, चौथा आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और 5वां पीएम केयर में योगदान देने के लिए। मुझको इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि इन 5 कामों में देश ने अगर अपना हाथ बटाया तो कौशाम्बी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कौशाम्बी लोकसभा का एक एक बुद्धिजीवी, एक एक नौजवान और माताओं बहनों ने इस संकट की घड़ी में पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ ये मानव की सेवा की है, जिसके कारण आज कौशाम्बी लोकसभा की चर्चा केवल अपने प्रदेश में नहीं देश में हो रही है। आपने जिस तरह से कोरोना वॉरियर का सम्मान किया उसकी तारीफ हो रही है। आपने जिस तरह से जिनको आवश्यकता थी उनको भोजन कराने का काम किया, अपने लोकसभा में किसी को भूखे सोने नहीं दिया, और आपने जिस तरह से आरोग्य सेतु डाउनलोड करके स्वयं भी डाउनलोड किया, दूसरों को भी डाउनलोड कराया और पीएम केयर में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के कौशाम्बी लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरे बहनें प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। साथियों, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कोरोना के संकट में मैंने भी आपके सहयोग से, समाज के सहयोग से पूरा भरसक प्रयास किया कि कौशाम्बी लोकसभा में, चाहे वो कौशाम्बी में रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे कौशाम्बी का रहने वाला व्यक्ति देश के किसी हिस्से में हो, वो किसी भी हाल में भूखा ना रहे। इसके लिए मेरे द्वारा मोदी रोटी बैंक की स्थापना की गई। मोदी रोटी बैंक समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज के सहयोग से चलने वाला एक अनूठा प्रयास था, जिसकी चर्चा पिछले लोकसभा के मन की बात पे मैंने किया था। मैं आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी रोटी बैंक के माध्यम से 25 प्रदेशों में जो कौशाम्बी लोकसभा के लोग थे उनको कच्चा और पक्का राशन भिजवाने का काम किया। कार्यकर्ताओं के सहयोग से, लोगों के सहयोग से पहुंचाने का काम किया। और साथ ही साथ मैंने जो निराश्रित पशु हैं वो इस संकट के काल में उपेक्षित ना हो जाएं, भूखे ना रह जाएं, इसकी भी चिंता मेरे द्वारा की गई। और मैं आज इस बात को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने कोरोना संकट शुरू हुआ और उस समय मैंने निराश्रित पशुओं को भोजन कराया तो बड़ी पैमाने पर लोगों ने उसकी प्रशंसा की और लोग बड़े पैमाने पर उसका अनुसरण करके, उसका देश और दुनिया में चिंता करके मानव के साथ साथ निराश्रित पशुओं की भी चिंता की। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको देखा होगा कि मैंने कौशाम्बी लोकसभा की चायल विधानसभा में रहने वाले हजारों बंदरों को भी भोजन कराया। मैं आपको ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है, इसकी बधाई मुझको, इसका धन्यवाद मुझे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके कहा गया कि आपने एक बढ़िया काम किया है। और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केवल मैंने नहीं किया, समाज के सहयोग से किया और बाद में आज तक लगातार समाज इसकी चिंता कर रहा है। इसके अलावा भारत की बहुत गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा रही है कि गर्मी के दिनों में अपने घर के आंगन में, अपने घर के छतों पर, अटारी पर हम लोग जो पक्षी हैं उनको दाना पानी रखने का काम करते थे। लेकिन ऐसे कुछ बीच में ऐसे कालखंड आए, ऐसी लोगों की व्यस्तताएँ आई जिसके कारण शायद हम इससे थोड़ा विमुख हो गए थे। मैंने उसको भी प्रयास करके समाज के लोगों को प्रेरित करने का काम किया, जिसके कारण लोगों ने उसको भी बहुत हाथों हाथ लेने का काम किया और लोगों ने अपने अपने घर के छतों पे, आंगन में इन पक्षियों के लिए दाना और पानी रख के मुझको सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटोग्राफ और वीडियो भेजने का काम किया है। जिन लोगों ने भी इसको भेजने का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को मैं
आभार व्यक्त करता हूं और उन लोगों को घड़ी में आपके द्वारा मानव के साथ साथ निराश्रित पशुओं और पक्षियों की भी चिंता की है। साथियों, फेस कवर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता, कोई दवा नहीं बन जाती, कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। इसको लेके फेस मास्क को लेके लोगों में समाज में भ्रांतियां थीं, उस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने कौशाम्बी लोकसभा में अंगोछा बांटने का काम किया। उस अंगोछा के माध्यम से मैंने संदेश दिया कि फेस कवर के रूप में आप अंगोछे का भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि प्रवासी श्रमिक जब लॉकडाउन लंबा चला तो जिसके कारण प्रवासी जो देश के अन्य हिस्सों में थे वो सभी लोग में भय पैदा हो गया, सब में घबराहट पैदा हो गया और लोग पैदल ही चल पड़े। सरकार के बार बार आह्वान करने के बावजूद लोग जो साधन मिला उसको लेके चलना शुरू कर दिया। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को कष्ट हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी वेदना और संवेदना भी व्यक्त की है। भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी इसके प्रति संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का निर्देश दिया गया कि सभी कार्यकर्ता सड़कों पे प्रवासी श्रमिक जो चल रहे हैं उनकी सेवा का प्रशासन के सहयोग से उनको भोजन, पानी, चप्पल उपलब्ध कराने का काम करें। इस कड़ी में आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा भी प्रयाग और कौशाम्बी के सीमा पर, दूसरा लखनऊ और प्रतापगढ़ की सीमा पर, तीसरा सिराथू, फतेहपुर और कौशाम्बी के सीमा पर और राजापुर, चित्रकूट और कौशाम्बी के सीमा पर कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से भोजन शिविर की शुरुआत की और वह भोजन शिविर लगभग 15 दिन चला। उस 15 दिन में आने वाले जो प्रवासी थे, जो कौशाम्बी लोकसभा के थे तो भी या कौशाम्बी लोकसभा से गुजर के जा रहे थे, उनको रुकवा के उनकी सेवा, उनको भोजन, पानी और उनको चप्पल उपलब्ध कराने का काम किया। साथ ही साथ उनकी गाड़ी भी सैनिटाइज करने का काम किया। इसमें साथियों मुझको एक अनुभव प्राप्त हुआ कि जब हम लोग बस रुकती थी तो महिलाओं को भोजन से ज़्यादा, पानी से ज़्यादा उनको नित्य क्रम की, शौच की बहुत बड़ी संकट थी कि कोई बस में 2 दिन से चला रहा है, कोई 3 दिन से चला रहा है। तत्काल नगर निगम प्रयाग के सहयोग से और सभी जगह नज़दीकी नगर पंचायत के सहयोग से वहाँ पे शौचालय उपलब्ध कराए गए, जिस पे माताओं और बहनों ने वो उपयोग किया। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि माताओं बहनों ने जो शब्द बोले, जो धन्यवाद दिया, जो आभार व्यक्त किया, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथियों, जब कौशाम्बी लोकसभा के लोग बाहर थे, लगातार फ़ोन आ रहा था कि हम घर आना चाहते हैं, तो तत्काल मेरे द्वारा एक लिंक जारी किया गया और लिंक जारी करके मैंने ऐसे अपने सभी प्रवासी श्रमिकों को जो कौशाम्बी लोकसभा के रहने वाले थे, देश के अन्य हिस्सों में रह रहे थे, उनका डाटा इकट्ठा किया। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 राज्यों से 31,992 लोगों ने अपना विवरण उपलब्ध कराया। इतनी बड़ी संख्या देख के मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन साथियों, उस डेटा को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को मेरे द्वारा वो डाटा उपलब्ध कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि इन लोगों को तत्काल घर बुलाने की व्यवस्था किया जाए, सहयोग किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझको आश्वासन दिया गया, कहा गया निश्चित रूप से पूरी सरकार इस काम को करेगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग सभी श्रमिक, जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से के रहने वाले हों या कौशाम्बी लोकसभा के रहने वाले हों, वो अपने घर या आ गए या रास्ते में आ रहे हैं। और इस डेटा को मैंने केवल यही उपयोग नहीं किया, इस डेटा को संबंधित प्रदेश अध्यक्ष को
उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को भेजकर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चाहे वो भाजपा का मुख्यमंत्री हो चाहे किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मैंने सबसे आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया कि ये मेरे लोकसभा के रहने वाले प्रवासी श्रमिक हैं, जिनकी सूची है, जिनका नाम है, जिनका मोबाइल नंबर है, जो आपके प्रदेश में जिस पते पे रह रहे हैं उसका जिलेवार, गांववार, मोहल्लावार विवरण है। कृपया जब तक ये नहीं आ जाते इनके भोजन पानी की व्यवस्था आपको करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जिन मुख्यमंत्रियों की फोन उठ पाया, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन उठाया, उनसे मैंने निवेदन किया और उन्होंने बाकायदा सरकार को लगा के भोजन पानी की व्यवस्था करने का काम किया है। तो एक सांसद के नाते मैंने लगातार प्रयास किया। साथियों, प्रवासी श्रमिक अपने यहाँ आ गए तो उनके सामने सबसे बड़ा रोजगार का संकट था कि रोजगार कैसे दिलाया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनकी स्किल मैपिंग का काम और जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनका जॉब कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया। मैंने तत्काल एक लिंक जारी किया और उस लिंक पर मैंने लोगों से निवेदन किया कि जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं वो अपना विवरण उपलब्ध कराएं, मैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड बनवाता हूं। और बड़ी संख्या में लोगों ने कौशाम्बी लोकसभा के 12 ब्लॉक, चाहे वो काला काकर हो, चाहे वो कुंडा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कौशाम्बी के ब्लॉक हों, सभी ब्लॉकों से लोग बड़ी मात्रा में जॉब कार्ड के लिए विवरण उपलब्ध कराएं। उन सभी विवरण को जिला प्रशासन से बात करके, बीडीओ से बात करके मैंने जिला प्रशासन को और बीडीओ को सूची उपलब्ध करा दी और उपलब्ध करा के उनका मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने का काम किया और वो आज अपने गांव में रह के मजदूरी करने का काम शुरू किए। इसके बाद कुछ सरकार ने घोषणा की थी कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके राशन कार्ड बनाने की, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको 1000 रुपये देने के लिए, इसके लिए भी मेरे द्वारा एक लिंक जारी किया गया। इस लिंक के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने राशन कार्ड के लिए और 1000 जिनको पात्र थे नहीं मिला था उन्होंने अपना विवरण उपलब्ध कराया। इन सभी विवरणों को मेरे द्वारा जिला प्रशासन को, सीडीओ को, बीडीओ को भेजकर और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो लोग पात्र हैं उनको 1000 रुपया मिलना चाहिए और जो लोग जिस काम के करना चाहते हैं उनके स्किल मैपिंग के लिए भी एक लिंक जारी किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अब वो बहुत लंबे समय तक जाना नहीं चाहते। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है ये प्रवासी श्रमिक हमारे प्रदेश पे बोझ नहीं है, ये हमारे एसेट्स हैं जिनके बदौलत हम एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करेंगे, एक नए उत्तर प्रदेश को हम बनाएंगे। तो साथियों, उसी संकल्प को दोहराते हुए मेरे द्वारा नव कौशाम्बी लोकसभा का निर्माण करना है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लगातार मैं संपर्क में हूँ, प्रदेश सरकार के संपर्क में हूँ, जिसके माध्यम से इनकी स्किल मैपिंग करा के इनको रोज़गार देने का काम हम लोगों को करना है। एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आए हैं, लेकिन इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए और इनके भविष्य में इनकी रोज़गार की चिंता करेंगे, ऐसा हम लोग का संकल्प है। साथियों, अभी हम लोगों ने परसों ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। आपने देखा होगा इस कोरोना संकट के समय देश नहीं दुनिया में अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, चाहे वो तूफान की बात हो जिसमें पूरे दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है, चाहे दिल्ली में कई बार भूकंप की बात हो। उसी प्रकार अभी मेरी लोकसभा कौशाम्बी की कुंडा तहसील के मानिकपुर में एक चक्रवात आया जिसमें 3 लोग मर गए और बागवानी को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। कुंडा बेल्ट मैंगो बेल्ट के रूप में घोषित है, जिसके कारण इस समय आम की फसल पूरी तैयार है और लोगों को बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के समय भी मैं स्वयं यहाँ जाके जो लोग जिनका निधन हुआ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको क्षतिपूर्ति दिलाया। 2 लोगों को 4-4 लाख रुपया, 10 लोगों को
जिनका घर गिर गया था उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया। उसके अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से बात करके एक कमेटी का गठन करवाया है एसडीएम कुंडा के नेतृत्व में। उसमें 3 अधिकारी हैं, उसका नेतृत्व करेंगे एसडीएम कुंडा और उनका सहयोग करेंगे जिला कृषि अधिकारी और जिला बागवानी अधिकारी। इन तीनों लोगों को मिलके पूरे क्षेत्र में घूम घूम के जो बागों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज के इनकी क्षतिपूर्ति का कुछ भुगतान कराया जा सके, इनको सहायता कराई जा सके। साथियों, आपने स्वयं देखा कि 2014 से 2019 के बीच में जब आपने मुझको अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजा तो मैंने लक्ष्य लिया था कि कौशाम्बी लोकसभा का पूर्ण विद्युतीकरण होना चाहिए। इसको लेके भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार के उम्मीद से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अनइलेक्ट्रिफाइड गांव थे। विशेषकर कुंडा तहसील बहुत लंबे समय से कोई विद्युतीकरण न होने के कारण उपेक्षित थे। इसको विद्युतीकरण कराने का प्रयास किया गया, लेकिन समय समाप्त हो गया और काम पूरा नहीं हो पाया। फिर इसको लेके पार्लियामेंट में मेरे द्वारा क्वेश्चन किया गया तो भारत सरकार के बिजली मंत्री पावर मिनिस्टर माननीय आर.के. सिंह जी ने लिखित आश्वासन पटल पे दिया कि इन सब की तिथि बढ़ाई जाएगी और जब तक विद्युतीकरण ना हो तब तक काम किया जाएगा। और उसके आश्वासन के बाद पूरे देश में सौभाग्य योजना को पुनः लागू किया गया और विद्युतीकरण का काम प्रारंभ हुआ। विद्युतीकरण का काम जोरों पे चल ही रहा था और उसकी 31 मार्च 2019 तक पूरा करना था, लेकिन उसी बीच कोरोना महामारी की वजह से काम ढीला पड़ गया, जिसके कारण विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया। इस बीच 1 मई को उत्तर प्रदेश के पावर मिनिस्टर आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा अपने विभागों की समीक्षा की गई। उस समीक्षा में मेरे द्वारा इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी ताकत के साथ रखा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री की जो भावना थी, माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पिरिट थी कि देश का कोई गांव, कोई मजरा, कोई घर अनइलेक्ट्रिफाइड ना रहे, लेकिन दुर्भाग्य से कौशाम्बी लोकसभा क्या उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक स्थान हैं जो अभी भी अनइलेक्ट्रिफाइड हैं। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने तत्काल इस विषय को संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि तत्काल इसमें काम शुरू किया जाए। कहने का आशय कि 31 मार्च को तिथि समाप्त होने के बाद भी फिर से कौशाम्बी लोकसभा में काम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में 185 गाँव एवं मजरे कौशाम्बी में और कुंडा तहसील में 515 गाँव एवं मजरे हैं जिन अनइलेक्ट्रिफाइड हैं, उन पे काम बहुत जोरों से चल रहा है। मैंने इसके लिए भी एक लिंक जारी किया था, लोगों से निवेदन किया था कि लोग जिनका गांव अनइलेक्ट्रिफाइड हो, मजरा अनइलेक्ट्रिफाइड हो, मुझको बताएं। उस पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सूचना दी, उसको मैं जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया। विद्युतीकरण का काम जारी है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं, अगर कोई गांव ऐसा है जो अनइलेक्ट्रिफाइड है, जिसमें काम नहीं शुरू हुआ है, तो तत्काल मुझको बताएं, जिससे इस दौरान उनका पूर्ण विद्युतीकरण कराया जा सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद और बहुत लंबे समय के बाद 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला और उससे भी बड़ी बात और बड़ा काम इस देश की जनता ने किया कि आज़ाद भारत में पहले कोई गैर कांग्रेसी सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई के नेतृत्व में जो आपने आशीर्वाद दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको हम लोगों के माध्यम से
धन्यवाद भेज कहा है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का घर घर संदेश जाएगा। साथियों, माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल 1 वर्ष मई में बीता है, यानी एक दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हुए हैं। इस 1 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं सबसे पहले कौशाम्बी लोकसभा के अपने सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं और बहनों को, सभी नौजवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में दोबारा चुन के भेजा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे जीवन का कण-कण, मेरे जीवन का क्षण-क्षण और मेरे जीवन का पल-पल कौशाम्बी लोकसभा के स्वाभिमान के लिए, कौशाम्बी लोकसभा के उत्थान के लिए, कौशाम्बी लोकसभा के विकास के लिए समर्पित रहेगा। और आपने दोबारा मुझको चुन के भेजा, इसलिए मैं बारंबार आपको नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1 सालों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उस निर्णय में मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे धारा 35A हटाने की बात हो, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, उस काम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम थे, जो प्रताड़ित थे, उनको नागरिकता देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में किया। हम लोगों पे आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं और हमको तरह तरह से हमको बोलते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तिथि नहीं बताएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने जो राम लला से और देश के लोगों से हमने जो वादा किया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ऐसे लोगों को करारा जवाब है जो समाज में इस प्रकार की दुर्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। रामलला केवल मंदिर का विषय नहीं है, रामलला मंदिर के निर्माण से इस देश के पुनः निर्माण की नींव रखी गई है। इस देश के गौरव गाथा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए पिछले 1 वर्ष में ये भी एक ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये बात कौन नहीं जानता कि माइनॉरिटी में हमारी जो बहनें हैं, मुस्लिम बहन बेटियां हैं, वो 3 तलाक के खौफ में जिया करती थी। जब बेटी को माँ बेटी को विदा करती थी तो उसको और कुछ नहीं कहती थी बेटी देखना कि घर में कोई नाराज ना होने पाए, नहीं तो तलाक दे देंगे। जिस खौफ में माँ रहती थी, जब बेटी ब्याह के जाती थी तो वो उसी खौफ में माँ भी रहती थी। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में मुस्लिम बहनों का इस खौफ से मुक्त करने का काम किया गया है। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक गलती की थी, गुरु नानक साहब की जन्मभूमि को बंटवारा के समय वो भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जिस प्रकार से ये पाकिस्तान को दे दिया। हमारे सिख समुदाय के भाई बहन सदियों से मांग करते आए कि हमको वहाँ तक जाने के लिए मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है एक गलियारा बनाने का अनुमति मिलनी चाहिए। उस ऐतिहासिक काम को भी करने का काम इस देश में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। साथ ही साथ इन 1 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में 2 बहुत बड़ा मामला चल रहा था। लगभग 23 साल से ये मामला पेंडिंग था, चाहे बरियान समझौता हो, चाहे बोडो समझौता हो, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट हमेशा अशांत रहा
और हमेशा वहाँ पे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक पूर्ति के लिए जानबूझकर इन मुद्दों को आगे बढ़ाया, जानबूझकर शांति नहीं होने दिया, जानबूझकर समझौता नहीं किया, जिससे नॉर्थ ईस्ट में अशांति बनी रहे और लोग उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनके नेतृत्व में इस समस्याओं का, चाहे बोडो समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, इसको संपन्न करा के सदा सदा के लिए नॉर्थ ईस्ट से जो अशांति के मुद्दे थे उसको समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ साथियों, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इसको लेके बहुत लंबे समय से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की बात की जाती रही, लेकिन किसी ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति की गई, जिसके कारण हम लोग आज तीनों सेनाओं के एक साथ कई चीज़ों का नियंत्रण करने में, देश के सीमाओं को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसको पूरा करने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा। विगत कांग्रेस सरकारों के द्वारा और कांग्रेस के सरकारों के अड़ंगेबाजी के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि राफेल सौदे को लेके जिस तरह से उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए देश सेना को और देश को राफेल 8 अक्टूबर को उपलब्ध हो गया। उस राफेल को लेके कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी तरह तरह का बयानबाजी करते रहे, तरह तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। देश की न्यायपालिका तक ने उनको दरकिनार कर, देश की जनता के साथ साथ न्यायपालिका ने भी उनको दरकिनार कर दिया, उनकी बात को नहीं माना। और हम लोगों को 8 अक्टूबर को राफेल की पहली खेप मिल गई। आने वाले समय में जल्दी ही जो 36 राफेल विमान है वो देश को मिलेगा। इससे हम अपनी वायुसेना को तो मजबूत करेंगे, दुनिया को भी संदेश देने का काम किया कि भारत अब रक्षा सौदों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी स्वीकार नहीं करेगा और अच्छी गड़बड़ी के नाम पर सेनाओं का आधुनिकीकरण का काम बंद नहीं होगा और लगातार आधुनिकीकरण का काम हो रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी इस लॉकडाउन के समय जिस तरह से पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधि लगभग रुक सी गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का निर्णय लिया है। और इस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। समय की मर्यादा है, मैं आपको विस्तृत कभी जानकारी दूंगा। 20 लाख करोड़ में समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां हमने 1,70,000 करोड़ से गांव गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को पेंशन, रसोई गैस, राशन, नगद उपलब्ध कराने का काम किया है। वहीं साथ ही साथ 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को देखो, उसको अपने पैर पे खड़ा होने का हमने रास्ता साफ किया है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, अपने लोकल को हमको वोकल बनना है। हमको लोकल को बिना वोकल बनाए हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है देश के लोग अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें, अपने आसपास की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें, तब हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के बाद हमारे देश में एक नहीं अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन होगा, एक नहीं अनेक प्रकार के उद्योग आएंगे। आपने भी समाचार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगातार जो चीन में कंपनियां हैं, चीन में जो अमेरिकी कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है, अस्टलाई कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनियां हैं, दुनिया के अन्य देशों के जो इकाइयां हैं वो लगातार चीन से पलायन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 20 लाख करोड़ की घोषणा के माध्यम से और उनको कार्य की वातावरण देके बड़ी संख्या में उद्योग हमारे यहाँ आएंगे और आने वाले समय में हमारे देश में घरेलू उद्योग के साथ साथ विदेशी उद्योग भी लगेंगे, जिससे हमको रोजगार भी मिलेगा और हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करके इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इस बात का हम लोग संकल्प लेते हैं। साथियों, माननीय
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की जो लड़ाई लड़ी है, आज पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। हम लोग भी आज इस कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। साथियों, कुछ इन सुखद घटनाओं के साथ कुछ दुखद घटनाएं भी लोकसभा कौशाम्बी में घटी है, जिनका मैं हर बार अपने मन की बात में लोगों से बताता भी हूँ। इसके बताने का उद्देश्य लोगों को ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बचें, उनको प्रेरित करने का काम, उनको जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। 6 मई को कुंडा में शाहपुर गोपालगंज में ओम प्रकाश जी पुत्र अमृतलाल 35 वर्ष दैवीय आपदा में निधन हो गया। 7 मई को काला काकर में ग्राम गौरी शेखपुर में शांति देवी पत्नी हरकेश जी की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो गई। 7 तारीख को ही कुंडा मानिकपुर में ग्राम सभा ऊंचे गांव खुशबू पुत्री सरोज जिसकी मात्र आयु 5 साल थी। ये तीनों के तीनों लोग जो 6 तारीख को प्राकृतिक आपदा आई थी, ये तीनों लोगों की मृत्यु हुई है। 31 मई को मानिकपुर के रहमत अली के पुरवा में अपने बॉर्डर पर आंधी पानी के साथ आगासी बिजली गिरने के साथ जिनकी मृत्यु हुई थी सीमा जी को, उनको भी 4 लाख रुपया और अन्य लोगों को भी दिलवाने का काम किया है। 31 मई को टाउन एरिया में रेहाना जी के भी पेड़ गिरने से मृत्यु हो गई। 31 मई को ही सराय मधभावा में 75 वर्ष के कल्लू प्रसाद गौतम जी थे, जो आंधी तूफान में उनका भी छप्पर गिरने से मृत्यु हो गई है। 1 जून को मूरतगंज में मेरा अपना साथी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और मेरा अपना, मैं इसको अपनी व्यक्तिगत नुकसान मानता हूँ, राजू केसरवानी, जिनका हृदय गति रुकने से जिनकी मृत्यु हो गई है। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। जब ऐसी सूचना मिलती है साथियों, तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक होती है और राजू जैसे साथी को खो के उस कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि जब भी मैं प्रयाग से निकलता था तो मूरतगंज रुक के पानी पीना, उसको साथ लेके चलना। मैं उसकी एक काम के यहाँ पे चर्चा जरूर करूँगा। जब उनकी माता जी जिला पंचायत सदस्य थी तो पूरे क्षेत्र में एक चर्चा थी, क्योंकि राजू का घर हाईवे पे था। वो उसके द्वारा एक सोमो खरीद के रखी गई थी और स्वयं चलाता था। और उस हाईवे पे अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती थी तो एक काम करता था कि उन लोगों को, जिन लोग घायल होते थे, उनको इलाज के लिए भर्ती कराना, पुलिस को बताना और उनके परिजन को सूचना देना। आज यह चर्चा पूरे उस समय भी और आज भी यह चर्चा पूरे क्षेत्र में रहती थी। अगर हाईवे पे कोई दुर्घटना होगी तो कोई पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन राजू अवश्य पहुँचेगा। और आज ऐसे सभी लोग जिनको इस दैवीय आपदा के कारण मृत्यु हुई है, सभी के आत्मा को शांति दे, भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से निवेदन करते हुए ऐसे संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में इस दुखद पीड़ा को सहने की क्षमता उनके परिवार के लोगों को दे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, साथियों एक अंतिम सूचना देके अपनी बात मैं पूरी करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता थी कि कौशाम्बी लोकसभा के, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, माताएं और बहनें हों, ऐसा ना हो कि वोट देने के बाद, मुझको जिताने के बाद मुझसे मिलने के लिए उनको दर दर भटकना पड़े, उनको ढूंढना पड़े अपनी बात कहने के लिए। इसको लेके मेरे द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम चालू किया गया था। यह जन सुनवाई का कार्यक्रम 2014 से लगातार पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को कौशाम्बी में विकास भवन में और चौथे शनिवार को कुंडा के डाक बंगले में किया जा रहा था और यह काम निर्बाध रूप से चल रहा था। लेकिन अब कोरोना संकट के कारण पिछले 3 महीना से ये जन सुनवाई बंद है।
और आने वाले समय में भी जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है और कोरोना की जब तक दवा नहीं मिल जाती तब तक, और सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के पाबंदी के कारण या जन सुनवाई नहीं चल रही है, इसकी चिंता करते हुए मेरे द्वारा ऑनलाइन जन सुनवाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। उसके लिए पहले शनिवार, तीसरे शनिवार और चौथे शनिवार को 11 बजे से लेके जब तक आप आएंगे ऑनलाइन, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे कार्यालय आने की ज़रूरत है। मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिंक जारी किया जाएगा, उस लिंक पे उस पर लॉगिन करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझसे सीधे जुड़ के अपनी बात कह सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन भेज पाएँ। इसके लिए मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा रहा है। मैं चाहूँगा सभी लोग ये व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है 9120087934। मैं फिर दोहराता हूँ 9120087934, 912-00-87-934। मैं फिर दोहराता हूँ 91-287-934। आपकी जो भी शिकायत हो आप अपना प्रार्थना पत्र लिख के इस पे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं लिख के अधिकारियों को भेजूंगा और उसकी लिखी हुई, मेरे ऑर्डर की हुई, निर्देशित की हुई कॉपी भी व्हाट्सएप पे आपको वापस भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से आप जिला प्रशासन से संपर्क करके ये बता सकते हैं कि माननीय सांसद जी को हमारे द्वारा अपनी आवेदन दिया गया था, उन्होंने कार्रवाई के लिए आपके पास भेजा है। तो साथियों, इस कोरोना संकट की घड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत पहले डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, अब समय आ गया है कि हम लोग डिजिटल का उपयोग करके अपने सभी समस्याओं का समाधान करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये कोरोना महामारी जब तक कोई दवा नहीं आ जाती, जब तक कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अब हमको कोरोना के साथ रहने का स्वभाव डालना चाहिए। हम कोरोना से स्वयं कैसे बचें, अपने परिवार को कैसे बचाएं, इसकी चिंता करते हुए हमको जीवन के दिनचर्या को आगे बढ़ाना है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है आपके फेस कवर की, आपके सामाजिक दूरी की, और जब तक बहुत आवश्यकता ना हो घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से पूरे देश में लगभग 10,000 की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। ये बात ठीक है कि कौशाम्बी लोकसभा में इनकी संख्या कम है, लेकिन इनको बढ़ते देर नहीं लगेगी। अगर हम लोगों ने सावधानी हटाई तो दुर्घटना होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी से पुनः निवेदन करते हुए इस लाइव फेसबुक के लाइव के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए आप सभी का अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं, और आशा और उम्मीद और विश्वास करता हूं कि जब जून महीने में शनिवार को हम लोग फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई करेंगे, तो उसके लिए मेरे कार्यालय के द्वारा 1 सप्ताह पहले ही लिंक जारी कर दिया जाएगा, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी कर दिया जाएगा। उस पर आप आके अपनी बात कहेंगे और सबकी समस्याओं का समाधान करके आपके सुख दुख जानने का उपयोग इस तकनीकी युग में तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।